नमस्कार, मैं वकील अहमद। आप देख रहे हैं तहलका इंडिया न्यूज़। तहलका इंडिया न्यूज़ के ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज ख़ास मुलाकात में मेरे मेहमान हैं शेर सिंह राणा जी। राणा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी नमस्कार। राणा जी, आपको पहले जो एक पहचान आवाम में बनी थी वो कुछ और थी, लेकिन अब कुछ और बदल गई है। आप राजनीति में प्रवेश कर गए हैं, क्या कितना सच्चाई है और कौन सी पार्टी आपने बनाई है? जी देखिए, अभी हमने करीब 16 सितंबर से हमने एक यात्रा निकाली थी, पद यात्रा। सहारनपुर से और आगरा तक उत्तर प्रदेश के अंदर वो यात्रा रही थी, और उत्तराखंड के हरिद्वार के हिस्से में भी 2 दिन दिए थे हमने। ये जो यात्रा थी, ये SC ST और आरक्षण और भी इस तरह के जो स्वर्ण समाज के, अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ जो कानून बनते हैं, उनको लेकर ये यात्रा निकाली गई थी। और 16 दिसंबर को इस यात्रा का समापन गाज़ियाबाद में किया था, जहाँ पे करीब 5 लाख से ज़्यादा लोग अपना पैसा खर्च करके एकत्रित हुए थे गाज़ियाबाद रामलीला मैदान में। उनके आह्वान पर हमने इस राजनीतिक पार्टी का गठन किया, क्योंकि स्वर्ण समाज की और जो अल्पसंख्यक है देश का, उनकी आवाज़ को रखने वाली एक भी पार्टी विधानसभा में नहीं है, लोकसभा में नहीं है। तो लोगों ने आह्वान किया कि हमारी जो समस्याएं हैं वो तभी हल होंगी जब हमारा खुद का अपना झंडा होगा। उसी बात को विचार करके लोगों के कहने पर और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का गठन किया गया, और अभी वो प्रोसेस में है, और पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा में वो शुरुआती रूप में काम करेगी। अच्छा, आपको क्या लगा कि आप राजनीति पार्टी आपने बनाई, तो जितनी भी और राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर हैं, आपको क्या लगता है कि वो पूरी तरीके से सभी कम्युनिटी को साथ लेकर नहीं चल रही हैं, या किसी को नज़रअंदाज कर रही हैं? जो ज़रूरत आपने समझी कि अपनी ही राजनीतिक पार्टी बनानी चाहिए, और उसका उद्देश्य आपने क्या रखा? जी देखिए, जो अभी जितनी भी राजनीतिक पार्टी है देश के अंदर, चाहे कोई भी पार्टी हो, आपको बता दूं, सभी पार्टियां अपने वोट बैंक को विचार करके ही काम करती हैं। 2 तरह के मसले देश के अंदर होते हैं हमेशा। एक मसला होता है जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं। सपोज़ कीजिए, जैसे इंडिया पाकिस्तान का युद्ध है, वो एक राष्ट्रीय मुद्दा है, या कश्मीर की जो समस्या है, या इंटरनेशनली किस तरह से इंडिया अपना काम करेगा, ये एक सब राष्ट्रीय मुद्दे हैं। एक होते हैं आदमी के निजी मुद्दे, जो कि उसके निजी लाइफ से रिलेटेड होते हैं। और जो निजी मुद्दे होते हैं, जो उसकी निजी लाइफ से रिलेटेड होते हैं, उसमें एक ही 1 पॉइंट प्रोग्राम होता है, वो होता है उसको रोजगार मिलना। तो जो मैक्सिमम जो पार्टीज़ हैं, राजनीतिक पार्टियां, तो वो जब इस जो निजी हित के जो कार्य होते हैं, वो जब काम करती हैं निजी हित को लेकर, तो वो हमेशा कास्ट बेस होता है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। तो क्योंकि हर पार्टी कास्ट बेस फ़ायदा और घाटा करती हैं, तो अभी फ़िलहाल देश में एक भी ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है कि जो स्वर्ण जाति का और जो अल्पसंख्यक है देश का, उसके निजी हित के लिए काम करती। नहीं, ये तो सवाल आप पर भी कोई भी खड़ा कर सकता है कि आपने राजपूत बिरादरी को इकट्ठा करके जो है ना, उनकी सब लोगों को, वो चाहे मुस्लिम राजपूत है या हिंदू राजपूत है, एक प्लेटफॉर्म पर लेके आ रहे हैं। तो हालांकि राजनीतिक पार्टियां तो ज़्यादातर ये कहती हैं कि सभी का साथ और सबको साथ लेके चलेंगे, सारी कम्युनिटी को लेके चलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं सवाल आवाम आप पर भी खड़ा कर सकती है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सब राजनीतिक पार्टियां बात तो करती हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ओरिजिनली क्या होती है, ये एक हिपोक्रेसी वाली बात है। ये एक झूठे वादे या झूठी बातें होती हैं, लेकिन उनका हिडन एजेंडा जो है वो अलग होता है। हमने ये जो राजनीतिक पार्टी बनाई है, लोगों को इस पर तो गर्व करना चाहिए कि हमारा हिडन एजेंडा नहीं है, और हम खुलेआम इस बात को स्वीकार करते हैं कि भाई हमें बहुत परेशानी इस चीज़ को लेकर है
कि स्वर्ण जाति को और अल्पसंख्यक को नौकरी, कॉलेज में एडमिशन या किसी भी तरह की योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो जब हम परेशान होंगे तो बड़ी नेचुरल बात है कि हम अपना प्रयास करेंगे कि भाई हम भी अपना कोई ऐसा झंडा बनाएं जैसे दूसरे लोगों ने बनाया। सपोज़ कीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो है समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ, लोक दल का गठन हुआ अजीत सिंह जी के द्वारा, जो कि जाट समाज की पार्टी है, या यादव समाज की समाजवादी पार्टी है, या जाटव समाज की बहुजन समाज पार्टी है, पटेल समाज की अपना दल है। अब ये लोग जो हैं भले ही ऊपर से बोलें कि भाई पूरे ओबीसी को लेकर चलते हैं, लेकिन ये जग जाहिर बात है कि जब नौकरियां देने का समय आता है तो उनको सिर्फ अपने समाज के अलावा कोई दूसरा समाज दिखता नहीं है। अभी परसों ही रिज़ल्ट आया उत्तर प्रदेश का, जो भर्तियां हुई हैं उसमें ओनली 5 to 6% जो है जनरल कास्ट को नौकरियां मिली पुलिस के अंदर। तो अब आप ये मतलब पूरी नौकरियों में से मतलब जो 50% जनरल कोटा है, यानी कि राजपूतों को कहीं भी कोई जो है ना इस किस्म की नहीं, इसमें राजपूत ही नहीं है, राजपूत ही नहीं है, पूरा जनरल कास्ट है, पूरा अल्पसंख्यक है। देखिए मेरा बिल्कुल सीधा सा 2 फंडे हैं। मेरा ये कहना है इस देश में पहली बात मेरा ये कहना है कि 3 व्यक्ति नौकरी लेने के लिए जाते हैं, 3 व्यक्ति कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, 3 व्यक्ति किसी योजना का लाभ लेने के लिए जाते हैं, ठीक सरकार की। उन तीनों से ही 3 प्रश्न किए जाते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी फॉर्म आप उठाकर देख लीजिए जो सरकारी फॉर्म है, आप उसमें देखेंगे पहला जो क्वेश्चन है वो उसमें ये होगा कि नेशनलिटी क्या है, नागरिकता। ठीक है। आप नागरिकता लिखेंगे भारतीय, तीनों ही व्यक्ति भारतीय नागरिकता लिखेंगे। उनसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपका रिलीजन, तो उसमें से मान लीजिए एक व्यक्ति बोलेगा हिंदू, दूसरा व्यक्ति बोलेगा हिंदू, तीसरा व्यक्ति बोलेगा मुस्लिम। ठीक है। लेकिन अभी भी ये 2 क्वेश्चन हल होने के बाद भी आपको ये नहीं मालूम पड़ा कि नौकरी किसको मिलेगी या कॉलेज में एडमिशन किसके बच्चे को मिलेगा। अब जब तीसरा क्वेश्चन कागज़ पे जो फॉर्म पे लिखा हुआ है, जब आप उसका आंसर लिखेंगे तब तय किया जाएगा भाई नौकरी किसको मिलेगी। तीसरा क्वेश्चन क्या है, वो है कास्ट। कास्ट में जब आप लिखेंगे, एक हिंदू लिखेगा मैं हिंदू ब्राह्मण या हिंदू राजपूत, दूसरा लिखेगा हिंदू दलित, और तीसरा लिखेगा मुस्लिम राजपूत या मुस्लिम ब्राह्मण। ठीक है। तो जब वो तीसरे क्वेश्चन का जवाब देगा तब जो नौकरी देने वाला है, एडमिशन देने वाला है, लोन देने वाला है, वो जो हिंदू या मुसलमान जो राजपूत है, भले ही उनके पास 100 नंबर की मार्कशीट, उन दोनों को ये कहेगा कि आप दोनों बाहर जाइए, नौकरी मिलेगी 40 नंबर वाले को। तो अब देश में हो क्या रहा है, देश में जो है हिंदू मुसलमान की लड़ाई लगवा रहे, लेकिन हक किसने खाया, एक हिंदू का हक दूसरे हिंदू ने खाया, उस मुसलमान ने थोड़ी ना खाया। उनकी तो दोनों की समस्या सेम है, दोनों को नौकरी नहीं मिली, दोनों को रोजगार नहीं मिला, दोनों के बच्चों को एडमिशन नहीं मिला, और लड़ाई भी दोनों कर रहे हैं और मज़ा बीच वाला ले रहा है। तो हम जो है वो जो दोनों लोग हैं ये प्रयास कर रहे हैं कि वो दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आएँ जिससे कि उनके बच्चे को नौकरी मिले, उनके बच्चे को कॉलेज में एडमिशन मिले, वो भी सम्मान के साथ जीवन जी सकें। और इससे भी जो बड़ी फैक्ट है, देखिए पार्टी का नाम है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, हम राष्ट्र से प्रेम करने वाले लोग हैं। तो जो भी आदमी अपने देश से प्रेम करने वाला व्यक्ति होगा वो हमेशा दिल में उसकी इच्छा होगी कि देश जो है वो विकास करे, सबसे अच्छा देश बने। कैसे बनेगा, जब आप 40 नंबर वाले को DRDO में साइंटिस्ट बना देंगे ज़बरदस्ती, तो फिर राफेल तो आपको विदेश से ही खरीदना पड़ेगा ना। अगर आपको राफेल जैसे फाइटर प्लेन इंडिया में बनाने हैं तो आपको 100 नंबर वाले को ही साइंटिस्ट बनाना पड़ेगा। आप जो है एम्स में 40 नंबर वाले को ज़बरदस्ती डॉक्टर बना देंगे तो फिर देश कैसे तरक्की करेगा। तो सबसे बड़ा जो देश के लिए मुसीबत है, देश की तरक्की में रोड़ा है, वो तो यही है। आप जो है जब कम बुद्धिमान व्यक्ति को, कम नंबर वाले को ऐसी जगह पर बैठाएंगे जहां देश की तरक्की मैटर करती है, तो वो तरक्की कभी होगी नहीं। तो हमारा ये कहना है कि आप जो है ये जो जातिगत आरक्षण है इसको समाप्त कर दीजिए, इससे देश में भाईचारा आएगा, प्लस सही लोग सही जगह पर बैठेंगे।
जब सही लोग सही जगह पर बैठेंगे, आपको बता दूं विदेश के अंदर, अमेरिका के अंदर, यहाँ तक कि नासा के अंदर मतलब बहुत हैवी परसेंटेज में इंडियन साइंटिस्ट हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे मौका नहीं दिया गया। तो हम ये चाहेंगे कि उनको यहाँ पे मौका मिले और हमारा देश तरक्की करे। अच्छा, एक सोच जो है ना राजपूतों में आमतौर से ये बनी हुई है, हालांकि इतिहास भी गवाह है, पहले राज करते थे अब तो नहीं कर रहे हैं, अब तो चला गया, लेकिन मेंटेलिटी वही है, मेंटेलिटी अब भी वही है कि हम जो है ना राजपूत हैं, हालांकि राज तो चला गया, पूत रह गए हैं अब तो वो सब जैसे आप अपनी बिरादरी के लोगों से या मुस्लिम बिरादरी के लोगों से या और लोगों से भी मिल रहे हैं, तो उनको किस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं आप फिर एक प्लेटफॉर्म पर आओ ताकि एक देश जो है ना विकासशील देश बन सके, क्या किस तरीके से कन्विंस कर? उनको ये बोलता हूँ कि आप दोनों जो है क्षत्रिय हैं, चाहे आप मुसलमान हैं चाहे हिंदू हैं, आप अपने रिलीजन को फॉलो कीजिए, आप मस्जिद में जाइए, हम मंदिर में जाएंगे, लेकिन हमारी समान समस्या है, हमारे बच्चे को नौकरी नहीं है, एडमिशन नहीं है, कोई योजना का लाभ नहीं है, तो और हमें लड़ाया भी हम दोनों को ही जा रहा है। जब भी कोई दंगा होता है तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि ये दोनों वर्ग ही आपस में लड़ते हैं। तो क्या है कि ये अगर आप इस पर बहुत बारीकी से निगाह डालेंगे, ये एक तरीके से एक प्लानिंग है, दोनों को लड़ा के रखो, क्योंकि सबको मालूम है जिस दिन ये दोनों एक हो जाएंगे, जनरल कास्ट और मुस्लिम जिस दिन एक हो जाएंगे तो इनकी पॉपुलेशन 50% है। और आपको मैं बता दूं जनरल कास्ट का साथ जो है वो कोई जो ओबीसी या एससी है वो नहीं देगा, क्योंकि उनको भाई उनको 40 नंबर पर नौकरी मिलती है, वो क्यों देंगे? उनको जो है 40 नंबर पे उनको बच्चे को एडमिशन होता है। अच्छा, तो आपका मानना है कि योग्यता के आधार पर आगे उसको नौकरी मिलनी चाहिए? हाँ, हमारा ये कहना है कि आप जातिगत किसी भी तरह का आरक्षण समाप्त कीजिए, आप आर्थिक रूप से कर दीजिए, और आर्थिक रूप से भी आप उसके पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। जो देखिए, जो व्यक्ति गरीब है, एक राजा का भी कर्तव्य यही है, किसी भी देश में जो राजनीतिक पार्टी एक राजा ही होती है, जब वो सत्ता में होती है, तो उनका कर्तव्य ये होना चाहिए कि चाहे कोई भी देश के अंदर नागरिक है, अगर वो गरीब है तो उसकी सहायता करें, उसको बराबरी पर लाएं। ये नहीं है उसका काम कि भाई एक जाति है, चाहे उस जाति से जो है देश के राष्ट्रपति जी भी दलित समाज से हैं, तो आप ज़बरदस्ती अब कोई आप दुनिया में अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई इस बात को प्रूव कर दे कि भाई राष्ट्रपति जी के बच्चे को आरक्षण से नौकरी मिलनी चाहिए, उनको आईएएस बनाना चाहिए, तो फिर मैं हाथ जोड़ लूँगा। अगर इसको जस्टिफाई कोई कर दे किसी भी एंगल से, ठीक है नहीं, या पासवान साहब के बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए आरक्षण से, तो जब आप एक बात बताइए ना, आप जाति पे आरक्षण, ऐसा तो है नहीं वो पूरी जाति ही गरीब है, उस जाति के लोग जो है देश पर राज कर रहे हैं, अभी भी राज कर रहे हैं, है ना। तो आप जो है, और मैं आपको ऐसे ब्राह्मण, ऐसे मुस्लिम राजपूत, ऐसे हिंदू राजपूत, ऐसे परिवार दिखा दूंगा, मैं अपने आंखों से देख के आया हूँ यात्रा के दौरान, कि उनके पैर में चप्पल नहीं है, शाम को ये मालूम नहीं है कि रोटी का जुगाड़ कहाँ से होगा। तो मेरा कर्तव्य है, अगर मैं एक अपने देश से प्यार करने वाला व्यक्ति हूँ और अपने समाज से प्यार करने वाला व्यक्ति हूँ, तो मैं उनके लिए चिंता करूं और उनके लिए लड़ाई लड़ूं, संघर्ष करूं, और वही मैं प्रयास कर रहा हूं। और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी इसी लाइन पर चलेगी, देश से प्रेम करने वाली पार्टी है और देश में एक अच्छा माहौल क्रिएट करेगी, और जब भी सत्ता में भागीदारी आएगी या सत्ता हासिल होगी तो आप देखिएगा हम समाज को इस तरीके से चलाने के प्रयास करेंगे कि सबको बराबरी का हक मिले। अच्छा, शेर सिंह जी एक बात बताइए, इतिहास के पन्ने अगर हम पलटते हैं, देश प्रेम और देशभक्ति की अगर हम बात करते हैं, तो आज की राजनीति को हम देखते हैं, तो क्या राजनीति की परिभाषा बदली है या राजनेता बदल गए हैं? देखिए क्या है, मैं आपको बताता हूँ, डेमोक्रेसी के अंदर एक बहुत मतलब देखिए हम मतलब मेरी विचारधारा थोड़ी अलग टाइप की होती है। डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। डेमोक्रेसी में क्या है, एक्चुअली क्या है, देश ज़बरदस्त तरक्की तब करता है जब एक सिंगल माइंडेड आदमी उसको चलाता है। अगर देखिए वो अच्छा होगा तो देश बहुत तरक्की करेगा, अगर वो ख़राब होगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। जो अमेरिका है या पूरी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो एक आदमी को पूरा देश मिलके चुन देता है
और 4 साल अमेरिका में उसके हाथ जो है देश को सौंप देते हैं। अगर वो बढ़िया व्यक्ति है तो देश ज़बरदस्त चलेगा, अगर वो मूर्ख कोई आ गया तो खराब चलेगा, लेकिन उसको देश बनाएगा 4 साल के लिए, राजा बना दिया उसको। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यहाँ की जो हमारे यहाँ की डेमोक्रेसी है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कल्चर है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होंगे, फिर वो अपना एक प्रधानमंत्री बनाएंगे। उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि मान लीजिए सारे मतलब ये तो बहुत समय के बाद जो है फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बन गई, लेकिन इसके अंदर भी क्योंकि दूसरों का सहयोग वो लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, मतलब फुल मेजॉरिटी से थी, लेकिन SC ST कानून किसने बनवाया? छः लोगों ने, पासवान जी ने बनवा दिया। 6 लोगों ने दबाव बना के कानून बनवा दिया। 6 लोग यहाँ पर मिलके राफेल डील भी करवा सकते हैं, राफेल डील को ख़राब भी करवा सकते हैं, ठीक है नहीं। अगर किसी के पल्ले यहाँ पे 5 सांसद हैं तो वो देश को बिगाड़ सकता है, खराब अच्छा कर सकता है, ठीक है जी। तो एक्चुअली यही एक प्रॉब्लम है। ब्रेक का वक्त हो चुका है, यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज़। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शेर सिंह जी, हम बात कर रहे थे, आप सहारनपुर में जो है ना अपनी पदयात्रा चला रहे थे, किसी गांव में रुके, तो क्या कुछ मामला जो है ना सामने आया और उन लोगों ने क्यों आपको रोका? उन्होंने रोका, और जैसा मैंने आपसे अभी बताया ही था, उन्होंने कहा कि जब हमारी समान समस्याएं हैं, हमें भी नौकरी नहीं मिलती, हमें भी SC ST कानून हमारे ऊपर भी लागू होता है, तो जब हमारी और आपकी सेम समस्या है तो आप जो है हमें दरकिनारा करके साइड में क्यों जा रहे हैं? तो मुझे उनकी बात इतनी अच्छी लगी, और उन्होंने कहा कि हम आपका पूरा बढ़ चढ़ के इसमें साथ देंगे, हमें भी आप इस मुहिम में शामिल कीजिए, हम आपके भाई हैं, आपका ब्लड है। और उन्होंने कहा कि भाई हम भले ही मुसलमान बन गए लेकिन हैं तो राजपूती, भाई हमें भी तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलता ना, हमें भी जनरल कैटेगरी में ही काउंट होता है। तो तब मेरे मन में ये विचार आया कि भाई जो जनरल कैटेगरी की समस्या है आरक्षण की, और जो देश की भी मैं समस्या मानता हूँ, क्योंकि देश उससे तरक्की करने में उसका रुकावट आती है, क्योंकि सही लोग सही जगह पर नहीं बैठते। तो देखिए, मैंने अपने मन में सोचा कि यार 25% आबादी है, इसकी कोई नहीं सुनता। इसलिए नहीं सुनता क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ये वोट बैंक कम है, यहाँ पे प्योर वोट बैंक की राजनीति है देश के अंदर। तो मैंने कहा कि अगर 25% ये और देश का 25% जो अल्पसंख्यक समाज है, अगर वो भी इसमें जिसकी सेम समस्या है, क्योंकि उसके अलावा कोई आपके ब्लॉक में आएगा नहीं। अगर आप देश को 25% के 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दें, 25% जनरल कास्ट, 25% अल्पसंख्यक, 25% OBC और 25% SC, तो वो 25 उधर से सिर्फ 25% आपके साथ अल्पसंख्यक ही आएगा, क्योंकि नौकरी आपकी चाहे एडमिशन चाहे योजना, सिर्फ उसी को आपके जैसी समस्या है। अच्छा, आप, मैं सुना है कि आप अकेले ही निकलते हैं घर से, लेकिन फिर कारवां जो है ना बनता चला जाता है, कितनी सच्चाई है? देखिए, ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है मुझ पे, ये बात हकीकत है। मैं तो अकेला ही निकलता हूँ, और अभी भी अकेले ही निकले हैं, और लेकिन ये कारवां जो है बनता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अभी जैसे मैंने आपसे बताया कि अभी हमने अपने 4 ज़िलों के ऑफिस जो है वो शुरू हो गए हैं। शुरुआती स्टेज पर हम 15 ज़िले उत्तर प्रदेश के, सहारनपुर से लेकर आगरा तक, और हरियाणा प्रदेश, ये 2 जगह पर काम हमने अभी शुरू किया है। हरियाणा प्रदेश का जो मुख्य कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय, चंडीगढ़ में 10 तारीख को उसका उद्घाटन है, और मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, और आपका शामली और बागपत, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, 15 दिन के अंदर यहाँ पर जिला मुख्यालय और जिला कार्यकारिणी बहुत जल्दी बन जाएगी। और मुझे विश्वास है कि पहले हम इस पर हमने अपना पार्टी को इस तरह से करने का प्रयास किया है कि हमारे लिए हर लोकसभा एक किला है। अच्छा, आपने लोकसभा की बात की, आगे लोकसभा चुनाव भी है, तो क्या तैयारी है? हाँ, मैंने आपसे बताया कि हर लोकसभा हमारे लिए एक किला है। हम एक एक किले को जीतकर साम्राज्य बनाएंगे। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी एक साम्राज्य बनाएगी, एक दिन लखनऊ के विधानसभा में झंडा फहराएगी, और फिर देश की राजधानी में दिल्ली में झंडा फहराएगी। उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, उसी के लिए काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो है अपने लिए ही काम करेगी। देखिए, सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद ये राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी है
एससी समाज के लिए, ओबीसी समाज के लिए, क्योंकि जो उनका हक है वो वही लोग मारते हैं आपस में। भाई एक मैं जनरल कास्ट का आदमी हूँ, मैं तो एससी की नौकरी फ़िलहाल नहीं ले सकता, है ना। तो एक एससी में भी क्या है, सिर्फ एक समाज सारी नौकरियों को खा लेता है, सबको मालूम है कौन सा वो कास्ट है। तो जो दूसरे लोग हैं, हमारे वाल्मीकि भाई हैं, खटीक भाई हैं, तो उन लोगों का हक नहीं मिल पाता, तो हम तो उनका हक दिलवाएंगे। ऐसे ही ओबीसी वर्ग है। दूसरी बात है कि मेरा सभी दलित भाइयों से, ओबीसी भाइयों से ये कहना है कि देखिए, आपको आपका हक नहीं मिल पा रहा है, आप गरीब व्यक्ति हैं, तो आप ही के समाज के जो अमीर व्यक्ति हैं वो आपके बच्चे की नौकरी छीन रहे हैं। अगर हम इसको जातिगत से ख़त्म करके आर्थिक रूप से कर देंगे, तब उनको खुद ही ऑटोमेटिकली उसका लाभ मिल जाएगा। उसी की जाति का, मान लीजिए कोई वाल्मीकि समाज का है, एक वाल्मीकि समाज का है 10 लाख से ऊपर महीने का कमाता है, एक है जो मात्र जो है लाख रुपए भी नहीं कमाता। वो जो 10 लाख वाला व्यक्ति है वाल्मीकि समाज का ही, वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजता है, अच्छा पढ़ाई लिखाई करा लेता है। वो जो गरीब आदमी है वो नहीं पढ़ा पाता। तो जब नौकरी एक आएगी तो किसको मिलेगी? वो जो 10 लाख वाला है। तो जाति के आरक्षण होने के बाद भी जो उस समाज का गरीब व्यक्ति है उसको तो कोई लाभ नहीं मिला। होना ये चाहिए था कि गरीबी के आर्थिक रूप से होता तो ऑटोमेटिकली वो जो लाख रुपए कमाने वाला वाल्मीकि भाई है हमारा, उसको नौकरी मिल जाती। तो आपका कहना है कि आर्थिक रूप से आरक्षण होना चाहिए? हाँ, इसमें बिना किसी देरी के ऐसा होना चाहिए। और इसमें जो अड़ंगा लगवाते हैं लोग, एक्चुअली वो क्या है, उस दलित समाज के, ओबीसी समाज के उच्च वर्ग के लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। वो अपने समाज की नौकरियों को खाने के लिए, उनका हक मारने के लिए, अपने ही समाज को। देखिए, वो लोग हमारी तो नौकरियां नहीं ले रहे, हमारा तो अलग कोटा है जनरल कास्ट का, ठीक, लेकिन मेरे को तो उनकी भी पीड़ा है ना, मुझे देश की पीड़ा है। मैं ये सोचता हूँ कि देश हमारा तरक्की करेगा अगर जो है सही व्यक्ति को सही जगह बैठाया जाएगा। मुझे पीड़ा तो उस दलित समाज की भी है कि यार जो इसका गरीब है इसको ही हक मिलना चाहिए। जब हम सड़क पर जाते हैं तो हम मान लीजिए गाँव के अंदर जाते हैं, देखते हैं झोपड़ियाँ आएंगी, ठीक, पता चलता है भाई दलित समाज का मोहल्ला है, पूरी झोपड़ियों में रह रहे। तो अगर उनको लाभ नहीं मिल रहा, वो हैं तो हमारे भाई, अगर उनको लाभ नहीं मिल रहा तो हमें पीड़ा होती है ना। हम जाते हैं वहाँ पे लखनऊ, दिल्ली में, पता चलता है जी ये बंगला है जी, ये पासवान साहब का बंगला है, उसके बगल में भी पासवान साहब का है, उसके बगल में भी 3 बंगले बना रखे हैं लगातार। एक आईएएस बन गया, एक आईपीएस बन गया, 2-3 भाई हैं, सारे आईपीएस आईएएस बने हुए हैं। तो आप एक ही परिवार को तरक्की कराए जा रहे हैं, वो जो झोपड़ी में बैठा है उसकी तरफ विचार नहीं कर रहे। शेर सिंह, आप आदर्श किसको मानते हैं? देखिए, मैं आदर्श मानता हूँ महाराणा प्रताप जी को, और मैं महाराणा प्रताप जी के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति हूँ। महाराणा प्रताप जी ने अपने साथ युद्ध में जैसे हाकिम खां को लिया, जैसे पूंजा भील को लिया, जैसे भामा शाह जी को लिया, तो ऐसे ही मैं भी अपने साथ मुसलमान भाइयों को भी साथ लेके चल रहा हूँ। मैं पूंजा भील एसटी समाज के थे, उनको भी साथ लेके, एससी एसटी वालों को भी साथ लेके चलेंगे। हम जो है जो वैश्य समाज है, जो व्यापारी वर्ग है, उसको भी साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि जो देश है वो सर्वोपरि होना चाहिए। मैंने आपको सीधा सा बात बता दिया, अगर इस फैक्ट को कोई गलत साबित कर दे कि अगर सही व्यक्ति सही जगह पर नहीं बैठेगा तो देश तरक्की कैसे करेगा? देश कैसे तरक्की करेगा? देखिए क्या है तरक्की करने का, एक सीधा सा नियम है। मान लीजिए क्या होती है तरक्की, जैसे मान लीजिए सपोज हथियार खरीदता है इंडिया। क्यों खरीदता है? क्योंकि इंडिया के साइंटिस्ट या जो डिपार्टमेंट है वो उस चीज़ को नहीं बना पा रहे हैं। क्वेश्चन आता है भाई क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्योंकि क्या बुद्धि में कोई कमी है? तो इसका आंसर ये आएगा कि जब आप वहाँ पे जब नौकरी दे रहे हैं, जब वहाँ भर्ती कर रहे हैं, तो भर्ती करने के वक्त जो है आप सही आदमी को वहाँ पे बैठा ही नहीं रहे हैं। जब सही आदमी बैठेगा ही नहीं वहाँ पे तो वो बनेगा कैसे? वही जिसको आपने रिजेक्ट कर दिया वही व्यक्ति विदेश में जाके हथियार बनाएगा और फिर उसको आप 4 गुना रेट पर खरीद के लाओगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मौजूदा सरकार जो भाजपा की है और इस वक्त जो मुल्क के हालात बन रहे हैं, उससे पहले पुलवामा में भी हमारे जवान शहीद कर दिए गए हैं, आपकी पार्टी उसको किस नज़रिए से देखती है कि अगर आपकी पार्टी होती तो क्या करती? देखिए, हमारी जो पार्टी होती, मैंने आपसे बताया ये तो देशभक्तों की पार्टी है, ठीक है। अभी हमने परसों शामली ज़िले में कार्यक्रम भी किया, हिंदू मुसलमान राजपूतों ने सब ने मिलके उस पुलवामा अटैक के लिए श्रद्धांजलि सभा भी रखी और कई हज़ार लोग उसमें शामिल थे कार्यक्रम में। जो लोग ये आरोप लगाते हैं भाई मुसलमान गद्दार हैं, ये हैं वो हैं, उटपटांग आरोप लगाते हैं,
उनके मुंह पर वो तमाचा भी था कार्यक्रम। हमारी राजनीतिक पार्टी अगर राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ता में होती तो पाकिस्तान को, देखिए मैं आपको बता दूं, मैं इस विचारधारा का आदमी हूं कि मैं इस बात का वेट करने वाला आदमी नहीं हूं कि हमारे 40 जवान जब शहीद होंगे तब हम अपनी कार्रवाई करेंगे। मैं इस विचारधारा का आदमी हूं कि जब हमें ये मालूम है, हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट देगी कि भाई फला जगह पर ये जो कैंप आज डिस्ट्रॉय करने की खबर आई है, बड़ी सीधी सी बात है, ये कैंप 1 महीना पहले भी थे और 10 महीने पहले भी थे। अगर इनको 10 महीने पहले निपटाया जाता तो वो 40 जो हमारे भाई शहीद हुए वो नहीं होते। अगर कोई समझदार कंट्री है तो अपने दुश्मन को एक्शन करने से पहले ही समाप्त करना चाहिए। ये दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का, ये अभी भी है, ये हमारे पूर्वजों ने भी गलती करी, जिनको हम अपना, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन उस पॉइंट पर उन्होंने गलती करी। चाहे वो मेरा कोई भी महान पुरुष हो जिनको मैं महान मानता हूँ, चाहे हमारे पृथ्वीराज जी हो, चाहे कोई भी हो, मैंने अपने हिंदुस्तान में ऐसी बहुत ही कम कहानियाँ पढ़ी कि भाई किसी हमारे राजा ने जाकर दूसरे देश में अटैक करके उस पर कब्जा कराओ। उन्होंने हमेशा, जब दूसरे वाले ने अटैक किया तो भले ही युद्ध जीत गए हो, सामने वाले को हरा दिया हो, लेकिन अटैक दूसरे ने किया, उन्होंने सिर्फ अपना बचाव किया। ये अभी भी करते हैं, सामने वाला अटैक करता है, ये सिर्फ अपना बचाव करते हैं। अभी भी इन्होंने सिर्फ अपना बचाव किया। भाई उन्होंने 40 बंदे शहीद किए हमारे, अब इन्होंने वहाँ पे बम गिर दिए। अब इस बम गिरने का परिणाम ये होगा, ऐसा नहीं है कि वो समाप्त हो गए, जो लोग खुश हो रहे हैं वो क्या है, अनप्रैक्टिकल लोग हैं। अभी 10 दिन बाद फिर कोई अटैक कर देंगे वो, ठीक है नहीं, क्योंकि वो लोग तो उस चीज़ के लिए हमेशा रेडी हैं। एक्चुअली में अगर ये परमानेंट समस्या को ख़त्म करना है तो आपको क्या है, एकदम निर्भय होके, और मैं आपको बता दूं, मैं शेर सिंह राणा आपको पूरे होशो आवाज़ में ये बात बताता हूँ, मेरे जैसा प्राइम मिनिस्टर अगर गलती से वहाँ बैठ गया तो मैं कभी इस बात का वेट करने वाला बंदा नहीं हूँ कि भाई सामने वाला अटैक करेगा या हमारा नुकसान करेगा। तभी हम अपनी एजेंसी से क्लियरली बोल देंगे कि जो लगे कि वहाँ से अटैक हो सकता है, कोई नुकसान हो सकता है, तो आप उसको नष्ट करो। देखो परिणाम अभी आज जो किया, अगर यही काम 1 महीना पहले होता तो परिणाम तो यही रहना था ना, लेकिन आप उन 40 शहीदों से बच सकते थे, ठीक है नहीं। लेकिन ये हमारे पूर्वजों ने भी गलती करी, पूर्वजों ने भी यहाँ बैठ के इंतजार करते रहते थे, वहाँ अफगानिस्तान से और कहीं कहीं से आके अटैक करते थे, फिर ये यहीं लड़ते थे। और ये युद्ध का एक नियम है, युद्ध का एक बहुत सिंपल नियम है कि जिसकी धरती पर युद्ध लड़ा जाएगा उसी का नुकसान होगा। तो आप अपनी धरती पे कभी युद्ध मत लड़ो, युद्ध लड़ो दूसरे के घर पे जाके। चलिए शेर सिंह जी, वक्त कम है, थोड़ा सा आखिरी सवाल, आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए हमारी जो पार्टी है, आपको बता दूं, अभी हमारी अलायंस की बात चल रही है। अभी मार्च के महीने में हमारी मीटिंग होगी उनसे, और हमारी एक संसदीय कमेटी भी आपको बताऊं 21 लोगों की है उसमें, और वो लोग डिस्कशन करेंगे। तो मैं भी क्या है कि बिना डिस्कशन के कोई जवाब देने के इस समय हकदार नहीं हूँ। जब तक सब लोग मिल के बैठ कर एक उस पर नहीं रिज़ल्ट नहीं निकालते, और जो भी रिज़ल्ट निकलेगा मुझे लगता है कि मार्च के महीने में हमें पता चल जाएगा कि हम कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और किससे हमारा अलायंस होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद खास मुलाकात में हमारे साथ शेर सिंह जी जुड़ने के लिए। चलिए ये थे शेर सिंह राणा जी, जिनके साथ खास मुलाकात के तहत हम बातचीत कर रहे थे। तहलका इंडिया में खास मुलाकात में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज़। नमस्कार।